हेलो, गुड इवनिंग। और एक और एक्सीलेंट सेशन के लिए तैयार हो जाइए। सरफेसी एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नए उसमें आ गए हैं और उसका नाम है डीआरटी। हालांकि डीआरटी की बहुत सारी बेसिक बातें हमने सरफेसी के दौरान भी कर ली थी, लेकिन एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी आईआईबीएफ का एग्जाम। अगर आईआईबीएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, फैक्ट कर जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, तभी हम उससे compete कर पाएंगे कि वो एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं और आप उसका क्या आंसर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। अगर कुछ लोगों को लिंक भेजना है, ये हमारा जो नया चैनल है प्योर चैनल, उस पर ये वीडियो है, तो कई लोगों को फाइंड आउट नहीं हो सकता है। आप लोग इस लिंक को कोशिश करिए कि सभी लोगों के साथ शेयर कर पाएं। कोशिश करिए कि इस लिंक को कई लोगों के साथ शेयर कर लें। चलिए जी, काफी लोग आ गए हैं। सर, विच टॉपिक डिस्कस यस्टरडे इवनिंग आई हैव मिस्ड। सर, कल हमने आपका पूरा सरफेसी एक्ट लिया था, जिसका पार्ट 2 आज खत्म किया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। तो ये नए चैनल में ये डीआरटी की क्लास हो रही है। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं वो जो चैप्टर है वो ओपन कर लेता हूँ जरा। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग टॉपिक को बिना देर करेंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और रिकवरी से रिलेटेड एक्ट, जिसमें बैंकों को फास्ट रिकवरी के लिए, जो उसके बैड अकाउंट्स हैं उनकी रिकवरी के लिए एक एक्ट बनाया 1993 में, जिसको हम लोग डीआरटी एक्ट के नाम से जानते हैं। जबकि थ्योरेटिकली यह डीआरटी एक्ट नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकली ये डीआरटी एक्ट नहीं है। डीआरटी एक्ट हम इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो डीआरटी का फॉर्मेशन है, डीआरटी के रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो इसमें बोले गए हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उस टॉपिक की। ये है रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। अब देखो, इसमें ये जो एक्ट है वो रिकवरी करने के लिए है, डेट का यानी कर्जों का रिकवरी करने के लिए, जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ड्यूज लोगों पर है, उनके लिए है। 1993 में आया। इसको ब्रैकेट में डीआरटी एक्ट बोला हुआ है, प्रिलिमिनरी। ठीक है, मीन्स
कि एक्ट का नाम तो एक्चुअली क्या है, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम 1993, लेकिन हम लोग इसको डीआरटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 1993 में जब हमने, आपको पता होगा 91 92 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स माने जाते हैं, उसी के दौरान बैंकों ने भी कहा होगा भैया सब कुछ करो लेकिन हमारे को रिकवरी भी तो करा दो, तो उस समय फिर ये एक्ट बन कर आया है, ठीक है। कॉमनली इसको डीआरटी एक्ट बोलते हैं। और इसमें दिस एक्ट कॉन्स्टिट्यूट द स्पेशल डीआरटी फॉर स्पीडी रिकवरी। तो इन्होंने जो है डीआरटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन किया, यानी डीआरटी बने इसमें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। अब यहाँ पर कुछ बात देखिएगा जरा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट वाज चैलेंज बाय, मतलब क्या हुआ कि जब ये एक्ट बना तो कई लोगों ने कहा ये एक्ट क्यों आ गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें है कि भाई ये एक्ट नहीं आना चाहिए था, फास्ट रिकवरी का एक्ट नहीं आना चाहिए था, और ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद डिसाइड कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द काउंसिल वैल्यूड। उन्होंने कहा नहीं, ये वैलिड एक्ट ठीक है, आना चाहिए, तो आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेबिलिटी वाज रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी एक्ट cooperative bank. However, it was decided DRT mechanism is not applicable to use of cooperative banks since the recovery mechanism those bank in separate working satisfactorily. ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को इसमें थोड़ा सा अलग हटा दिया गया, ठीक है। अब आया बात, मीन्स कोऑपरेटिव बैंक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या कोऑपरेटिव बैंक में सरफेसी लगता है, क्या आप लोग आंसर करेंगे, जरा आंसर दीजिए। कोऑपरेटिव बैंक में क्या ये जो डीआरटी एक्ट है या सरफेसी एक्ट लगता है या नहीं? यस सर, लगता है सर। लगता है। लगता कौन है सा सर, लगता है? सर बेसी लगता है 2002। और क्या डीआरटी लगता है? हाँ सर लगता है। नहीं, डीआरटी आपने लगता हुआ देखा? अपील में जब जाते हैं। हाँ है? मैं कह रहा हूं सरफेसी तो लगता है, हाँ जी हाँ लेकिन डीआरटी एक्ट नहीं लगता। अब बात आती है सरफेसी का कोई डिस्प्यूट है तो डीआरटी में जा सकता है, हाँ हाँ, ऐसा लेकिन कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्ट डीआरटी में नहीं जा सकता। सही है। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ जी हाँ। और वैसे भी अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक में 20 लाख से ऊपर के हाउसिंग लोन नहीं होते, अगर होते हैं तो कंसोर्टियम में होते हैं। और डीआरटी एक्ट कहता है कि 20 लाख या अबव पे ही लगता है, तो वैसे भी परव्यू से बाहर है वो, ठीक है। प्रियम्बल होता है जो किसी भी एक्ट की आत्मा होती है, जिसको खास बात होती है। एक्सटेंड कमिटमेंट एप्लीकेशन, क्या क्या चीजें हैं इसमें देखो। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर एक्सपीडिशियस एडजुडिकेशन ऑफ रिकवरी डेट ड्यू टू बैंक। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, बहुत तेजी से उनकी रिकवरी के लिए किया गया है इसको, ठीक है। और होल इंडिया में लगता है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट वाला, ये अब लागू नहीं होगा क्योंकि अब जो है सब जगह हो गया है, ठीक है। यहाँ पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज 20 लाख और मोर। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? डीआरएटी हमने पहले पढ़ लिया है। एप्लीकेशन का मतलब है जो भी ट्रिब्यूनल में रिकवरी के लिए एक एप्लीकेशन डालता है उसको बोलते हैं। अपॉइंटेड डेट, अपॉइंटेड डेट का मतलब है जिस दिन वो ट्रिब्यूनल बनता है उसको अपॉइंटेड डे बोलते हैं। बैंक का मतलब है कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेशनलाइज हो, स्टेट बैंक हो, रूरल बैंक हो, वो सारे बैंक की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। एज पर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट डेट लॉ एक्ट 2012, द डेफिनेशन बैंक इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को भी इस डेफिनेशन में शामिल कर दिया गया, ठीक है। ये किसी के माइक से संदीप गुलवे जी, चेयरपर्सन कौन होता है हमने बता दिया था, ट्रिब्यूनल में जो बैठता है उसका हेड होता है चेयरपर्सन, ठीक है। अब आगे बोलते हैं इसमें कि कौन कौन सी चीजों को वो रिकवर कर सकता है। डेट सेल का, डेट का मीनिंग इसमें क्या है, सरफेसी का मीनिंग क्या है वो अलग है। इसका एनी लायबिलिटी एक्स इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट वेदर सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, कोई भी लायबिलिटी अंडर ए डिग्री। अब देखो अंडर ए डिग्री का मतलब क्या है, ऐसा होता है कई बार कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है भैया उससे 15 लाख रुपए ले लो, लेकिन ऑर्डर से नहीं होता,
उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए या उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अपील ना चले जाए, तो उसके लिए फाइनल डिक्री ली जाती है। और वो डिक्री दी जाती है उतने दिनों के बाद में, जब तक उसके सारे रास्ते बोरोवर के ऊपर जाने के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने के बंद नहीं हो जाते, उतने डेज नहीं पार, तब वो डिक्री आती है। और डिक्री को भी क्या कराना पड़ता है, उस डिक्री में आदेश लिखा हुआ है कि भैया इतने लाख रुपए देने हैं, तो उस वो भी एक लाइबिलिटी है, उसको रिसीव करने के लिए आप डीआरटी में जा सकते हैं। ठीक है। एनी लाइबिलिटी पेबल अंडर मॉर्गेज सब्सिस्टिंग ऑन लीगली रिकवरेबल ऑन द डेट, तो कोई मॉर्गेज में कोई है तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करिए, कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर हो, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी हो, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो, ये सब भी इसमें अब आ गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमने पता डीआरटी में बॉस होता है। रिकवरी ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे जो लोग रिकवरी के लिए बनाए होते हैं वो लोग। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक चीज कवर हो गया है। अब हम आते हैं अगले वाले पे। यूनिट नंबर आप लोग 30 बुक में खोल सकते हैं। आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं। और इसी बीच में मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग चीज दिखाता हूँ। सरप्राइजिंग चीज देखने के लिए तैयार हो जाइए। और वो सरप्राइजिंग चीज है ये। क्या सरप्राइजिंग चीज है? एक कमेंट हमको मिला हुआ है, लोल आई वेस्टेड माई 2 hours in your PPP marathon, complete waste of time, ऑफिसर अड्डा मैराथन इज बेस्ट, आई स्कोर्ड 81। सरप्राइजिंग चीज ये है कि इस कमेंट को लिखने वाला ऑफिसर अड्डा है। ये मिस्टेक कैसे हो गई इतने मास्टर से? इसलिए हो गई कि जब भी आप YouTube पर कोई कमेंट करते हैं, YouTube पर कोई भी कमेंट करते हैं, तो आपकी आईडी क्या है उस समय वो मायने रखती है। जैसे इस समय आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेरा फोटो है, मैं कोई भी कमेंट करूंगा तो मेरी आईडी से जाएगा। और अगर मैं इस फोटो को बदल देता हूं, मैं दूसरे स्विच अकाउंट करके किसी और अकाउंट में आ जाता हूं, सपोज कीजिए इस अकाउंट में आ जाता हूं, तो वहां पे जो कमेंट मैं करूंगा वो इस आईडी से होगा। तो मिस्टर अड्डा के जो भी ऑफिसर हैं, वो इतनी क्लेवरनेस तो उनमें थी, लेकिन यहाँ चूक कर गए, वो अपनी आईडी बदलना भूल गए। और उसी के नीचे जुबिन मिस्त्री जी के, क्या सर अड्डा की कॉपी कर रहे हो? अड्डा का तो जब जन्म नहीं हुआ था, जब हमने बैंकिंग शुरू करी थी। जब हमने बैंकिंग शुरू करी थी 1995 में, तब अड्डा शुरू ही नहीं हुआ था, तो मैं कहाँ से कॉपी करूंगा? और ये भी वही बोलते हैं जुबिन मिस्त्री जी जो भी हैं। तो इसी तरह ये जो जुबिन मिस्त्री या जो मैंने 5 और होल्ड किए हुए कमेंट, वो सारे अड्डा के कोई ना कोई फैकल्टी टाइप हैं, या उनकी आईटी टीम है, उनकी आईटी सेल है। तो कितना मतलब, अभी तक तो मुझे लग रहा था शायद वो कर रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल प्रूफ है। तो ये उनको मालूम हो जाना चाहिए। थोड़ा सा समय आपका लिया मैंने, वो फैक्ट दिखाना था मेरे को, और आपका समय इसमें खराब होता है, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 30। अब डीआरटी जो है, डीआरटी का इस्टेब्लिशमेंट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल, दोनों बातें हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल।
इस टॉपिक में बात करें, ये टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है और अपीलेट ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या खास बातें हैं देखते हैं। बहुत छोटा छोटी बातें इसमें बता रखी हैं, क्योंकि जब हमने सरफेस ही कवर किया था ना, बहुत सारी चीज कवर करी थी, तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, वो विद इन विच ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज जुडिशल, उसमें कौन सा ट्रिब्यूनल किस एरिया को कवर करेगा, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। अब यहाँ पॉइंट आता है कि ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन, कौन कौन ट्रिब्यूनल, बेसिक चीज तो हमने पढ़ ली थी, कौन होता है उसमें, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ओनली 1 पर्सन, एंड अपॉइंटमेंट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको करती है। और क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वन ट्रिब्यूनल, मोर देन वन, वो वन ट्रिब्यूनल ऑफ टू डिस्चार्ज आल्सो फंक्शन एज टू प्राय ऑफ अनदर ट्रिब्यूनल, मतलब दो ट्रिब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। क्वालिफिकेशन की बात आती है, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, आप लोगों से जनरल डिस्कशन करना चाहूंगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या चेंजेज आए हैं, क्या एज में चेंजेज आए हैं या किसी और चीज में, उसकी एज में या उसकी क्वालिफिकेशन में। आप लोग आंसर करिए। आप लोग आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये अमेंडमेंट की बात है। बोलिए क्या क्या आप आंसर कर रहे हैं। आप लोग आंसर करिए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर में क्या चेंजेज आए हैं। संजय देवगन जी बोलते हैं 4 ईयर। हाँ सर, 4 ऐसा ईयर हो करते गया। हैं 4 ईयर हो गया सर। 4 ईयर। और कोई चेंज आया है? उनकी क्वालिफिकेशन में, उनकी एज में कोई चेंज आया है? बोलिए। चलिए देखिए यहाँ पे, अ पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटिंग ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ट्रिब्यूनल और हैज बीन और इज क्वालिफाइड बी, तो या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो या उसकी क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट हो। दूसरा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर 5 ईयर के लिए उस टर्म पर रह सकता है और उसकी जो एज है वो मैक्सिमम एज 65 है, 65 ईयर है और 5। तो इसमें कुछ चेंज आया, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी हम इसको होल्ड करके चलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चेंज आया था, बुक में अभी नहीं आया है। अच्छा आगे देखते हैं। और द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड वन और मोर रिकवरी ऑफिसर, तो हमने बोला था कि भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे रिकवरी ऑफिसर होते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और गवर्नमेंट जैसा चाहे, जैसा वो एम्प्लॉय चाहे वैसा रखते हैं। स्टाफ अपॉइंटेड शैल वर्क अंडर द जनरल सुपरिटेंडेंट, और उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर में काम करना होता है। इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो इसमें बोला गया है कि जो ये कंपोजिशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये ऊपर वाली बात हो गई। अब तो उसमें कौन कंपोजिशन है, उसमें होता है चेयरपर्सन। उसमें कौन होता है?
appellate tribunal consists of appellate tribunal consists of one person is called chairperson। ये बार बार हमने पढ़ लिया है। क्वालिफिकेशन क्या है चेयरपर्सन की, उसको वो दिया हुआ है कि वो हाई कोर्ट के जज के बराबर हो, या उसको क्वालिफाइड हो या रह चुका हो, ठीक है, और या वो इंडियन लीगल सर्विस का ग्रेड 1 का कोई ऑफिसर पोस्ट उसने होल्ड करी हो 3 इयर्स के लिए। हैज हेल्ड ऑफिस एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए ट्रिब्यूनल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, और एटलीस्ट 3 साल के लिए वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा हो, तो उसको हम चेयरपर्सन बना सकते हैं। और यहाँ पर उसका भी 5 ईयर है और उसकी एज है 65। तो यहाँ पे कुछ चेंज है, ये दोनों की एज 65 नहीं है, इसकी एज शायद 67 हो गई है। आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप कुछ ऐसा बताएं आंसर सपोर्ट के साथ कि क्या चेयरपर्सन की एज कितनी है। चेयरपर्सन की एज चलिए ये मैंने निकाल दिया है आपके लिए, आप लोग आंसर नहीं कर रहे थे तो मैंने दोनों चीज़ें उसकी निकाल दी हैं। एक मिनट रुकिएगा। ये स्क्रीन पर देखिए जरा, यहाँ देखिए ये 1 जून को नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। ये नया अमेंडमेंट आया है 67। ये है द चेयर पर्सन ऑफ अपलेट एज ऑफ 70 ईयर, सॉरी विच एवर इज, तो इसकी एज को 70 ईयर्स तक कर दिया गया है। और सेकंड बंदा जो हमारा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, प्रिजाइडिंग का 65 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन में आपके पूछा जा सकता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और चेयरपर्सन दोनों की एज के बाद 65 एंड 70, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। फिलिंग ऑफ वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। फाइनल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो आप देखो यहाँ पे नो ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन टू एट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ट्रिब्यूनल और चेयरपर्सन ऑफ द शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन मैनर। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोल देगी वही रहेगा, उसमें कोई क्वेश्चन करने की बात नहीं है। और अब यहाँ पे देखो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन कैन बाय अ 3 month रिटन नोटिस रिजाइन हिज ऑफिस, दे कैन नॉट रिमूव अनलेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं हटा सकता उनको, ठीक है। और वो भी प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी आफ्टर इंक्वायरी, तभी आप नए वाले उसको ला सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट नंबर 31 पे आते हैं। देखिए कितनी आराम से हमारी यूनिट जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक अब पढ़ लिया है। अगर बेसिक पढ़ लिया है तो आगे की यूनिट करना आसान हो जाता है। यूनिट नंबर 31, यूनिट नंबर 31 कहते हैं जूरिसडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी। वो क्या क्या कर सकती है, उसको कौन कौन सी पावर है जो वो पावर एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है। क्या क्या चीज पावर है देखते हैं जरा, यहाँ पर है। Whenever a tribunal appellate is established for appointment day, date from which day function declared by notice,
they exercise jurisdiction powers and authority to entertain and decide applications, appeals as the case may be from bank. लेकिन as already seen, the tribunal, the claim of recovery of debt must be 20 lakh rupees or rupees, including principal और interest. तो इसके बिना वो नहीं करेगी, ठीक है। चेयरपर्सन को क्या पावर है? जनरल पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द, जो ट्रिब्यूनल जैसा काम कर रहा है उसको पूरा कंट्रोल करके रखना। द चेयरपर्सन कैन ट्रांसफर एनी एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद इन हिज जुरिस्डिक्शन बाय एनी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद इन हिज जुरिस्डिक्शन। तो वो क्या कर सकता है? किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ट्रांसफर, इसकी पावर है, वो कर सकता है, ठीक है। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन ट्रांसफर इन केस ऑफ इवन हिज ओन मोशन, तो या तो एप्लीकेशन ट्रांसफर कोई रिक्वेस्ट करेगा या अपने आप भी कर सकता है। हाउ बिफोर सच ट्रांसफर ही हैज टू गिव नोटिस टू द पार्टी एंड हियर देम। ही आल्सो हैज द पावर ऑफ अप्रेजिंग वर्क ऑफ प्रेजेंट, वो उनके जो भी काम है अच्छा बुरा भला उसको अप्रेज भी कर सकता। आपका अप्रेजल होता है ना, एनुअल अप्रेजल, उस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे 20 लाख हो गया है, कोई बने। आप देखो, however this is not applicable to high courts and supreme courts exercising jurisdiction under it matter। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर कोई एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 226 और 227 में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो वो एक अलग इश्यू होता है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए ये 20 लाख, वो सिविल कोर्ट वगैरह में जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन डीआरटी में उसे आना है तो उसे 20 लाख, ठीक है। द रेलिवेंट डेट ऑफ बार ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय द कोर्ट, नॉट द डेट, कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, भानु कंस्ट्रक्शन कंपनी आंध्रा बैंक का केस था। क्वेश्चन केम वेदर द ऑर्डर पास बाय सिविल कोर्ट आफ्टर कमिंग इनटू फॉर डीआरटी बट बिफोर एस्टेब्लिश्ड ट्रिब्यूनल इज वैलिड ऑन जुरिस्डिक्शन पॉइंट। देखो, इसमें क्या बताया गया, सिविल कोर्ट ने जितने भी ऑर्डर पास किए हैं ट्रिब्यूनल से पहले या एस्टेब्लिशमेंट ट्रिब्यूनल बट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ डीआरटी एक्ट वाज वेल विद इन द जुरिस्डिक्शन, यानी डीआरटी के आने से सिविल कोर्ट में कोई केस है तो वो जरूरी नहीं कि सिविल कोर्ट छोड़ देगा उसे। सिविल कोर्ट में कोई केस चल रहा तो चलता रह सकता है, लेकिन जो भी रिकवरी करने जाता है बैंक या फाइनेंस, वो सोचता है मेरी रिकवरी जल्दी हो जाए, तो वो सिविल कोर्ट से उस केस को क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, और विड्रॉ करने के बाद क्या करता है, उसको डीआरटी में लगा देता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई केस सिविल कोर्ट में चल रहा है, नॉर्मल कोर्ट में, तो वो चलता रहेगा, डीआरटी के आने पर वो खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन बैंक के ऊपर, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको पावर है कि वो चाहें तो किसी और किसी अपने केस को वो कहाँ ला सकते हैं, डीआरटी में ला सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि भैया ये सब जो काम हो रहा है ट्रिब्यूनल का, ट्रिब्यूनल का जो काम हो रहा है वो कैसे फंक्शन करेगा। तो प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल, प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल कैसे काम करेगा। सबसे पहले क्या है, जो रिकवरी करनी है उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, मतलब बैंक को क्या करना पड़ेगा, एक फाइल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, और द प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड प्रॉपर्ली एंड एंटरिम रिलीफ एंड रेमेडी आर रिक्वायर्ड टू प्रॉपर्ली पेड। तो वहां पर आप एंटरिम रिलीफ, एंटरिम का कि भैया इससे हमें लोन लेना है, लेकिन कम से कम अभी इसको अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर रोक लगा देगा, ठीक है। व्हेन अ बैंक हैज टू रिकवर, तो क्या करेगा, उसने अपनी एप्लीकेशन दे दी विद इन द लोकल लिमिट, तो उसमें द डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लोन रिजाइड टू कैरी ऑन बिजनेस पर्सनली वर्क फॉर गेन। एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट रिजाइड एट द टाइम ऑफ, कहाँ करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो जूरिसडिक्शन क्या है, वो जूरिसडिक्शन कहाँ, वो कौन सी डीआरटी में जाएगा। तो उसने बोला हुआ है डीआरटी करने के लिए, उसने बोला हुआ है कहाँ जाना है, जहां पर वो बंदा रहता है, अपना बिजनेस चलाता है या पर्सनली वर्क करता है, इन तीनों में से कहीं पे लगा सकता है। या कोई भी डिफेंडेंट अगर जहां पे मोर देन वन है
तो उसमें किसी भी सिंगल वाले पे रिजाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लोन, उस समय जब लोन लिया हुआ था तो वो कहाँ रहता था, या वो बिजनेस कहाँ करता है, या पर्सनली वर्क कहाँ करता है, इन सब जगह। और कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट ऑफ एरेज, कि कहाँ ये डिफॉल्ट वगैरह शुरू हुआ, तो वो वहां पे। कई बार क्या होता है कि किसी ने 3 लिमिट ले रखी है, एक बैंक ने उसको 3 सिटी में लिमिट दे रखी, तो जिस सिटी में लिमिट खराब हुई वहां पे भी कर सकता है। यानी बैंक कहाँ पर है, बैंक जहां उसका बैंक है वहां पर भी कर सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बोलते हैं जूरिसडिक्शन, और जूरिसडिक्शन कौन सा है, ज्योग्राफिकल जूरिसडिक्शन, वेयर ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन इतना। आप देखो यहाँ पे क्या है, अंडर सेक्शन 19(1) में वो ट्रिब्यूनल जाता है। ठीक है, देन सच लेटर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉइन द एप्लीकेशन। तो कई बार क्या होता है कि एक डेट में कई एक लोग पे कई लोगों ने डेट दिया होता है, तो उसमें बोल रहा है फॉर रिकवरी ऑफ इट्स एंड इट फॉर्म द सेम पर्सन अनदर बैंक, और कोई दूसरे बैंक ने भी किया हुआ, तो वो सारी एप्लीकेशन ज्वाइंट हो जाती है उस पर। सारे बैंक एक आदमी के अगेंस्ट केस लड़ते हैं, उसमें अलग अलग एप्लीकेशन नहीं सुनी जाती है। ठीक है, एवरी एप्लीकेशन जो फाइल करी जाती है उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और जो फीस जो भी प्रेस्क्राइब वो देनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखना एक पॉइंट आया, सिविल सूट जो पहले से लगे हुए हैं, अगर उनको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं ट्रिब्यूनल में, तो नो फीस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने सिविल कोर्ट को वो फीस दे दी है। दिस इज बिकॉज द प्लेंटिफ हैड ऑलरेडी पेड, क्योंकि उन्होंने वो फीस दे दी है। ठीक है, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सम्मन देगा, इशू करेगा नोटिस, किसको, कि भैया 30 दिनों के अंदर बताओ, रिक्वायर हिम टू शो कॉज विद इन 30 डे ऑफ द सर्विस ऑफ सम्मन। तो उसे 30 दिनों के लिए जब आपने सबमिट कर दी तो वो उस पार्टी को 30 दिनों में देगा, और कहेगा 30 दिनों के अंदर बोलेगा भाई अब बताओ क्या इनको हम जो ये मांग रहे हैं इनको दे दें। फिर क्या बोला, डिफेंडेंट हैज टू, डिफेंडेंट का मतलब यहाँ पे है बैंक, बैंक और रिटन स्टेटमेंट और बिफोर फर्स्ट हियरिंग विद इन सच टाइम टेबल, जितना भी टाइम देगा उतना। इफ द डिफेंडेंट क्लेम एनी अमाउंट फ्रॉम द एप्लीकेंट, अच्छा सॉरी, डिफेंडेंट यहाँ पर क्या है, बोरोवर है, बोरोवर। तो बोरोवर जब क्लेम करता है कोई अमाउंट फ्रॉम द एप्लीकेंट एंड टू हैव ए सेट ऑफ अगेंस्ट द एप्लीकेंट्स डिमांड विद, अब कई बार क्या होता है कि बैंक ने किसी को क्लेम किया, वो भी कहता नहीं मेरा काउंटर क्लेम है इस पर, तो उन दोनों चीजों को देख करके ही क्लेम सेटल होता है। इफ द क्लेम इज नॉट मेड ऑन फर्स्ट हियरिंग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो इट कैन बी परमिटेड बाय दैट। तो इसका मतलब क्या है कि उसे जैसे ही पहली ही उसकी तारीख लगती है उसे अपनी बात कह देनी है। इफ द क्लेम इज नॉट मेड ऑन द फर्स्ट हियरिंग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट देन इट कैन बी मेड ओनली इफ परमिटेड। तो बाद में आपको अधिकार नहीं है, ट्रिब्यूनल चाहे तो परमिट करेगा नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आपको कोई क्लेम या सेट ऑफ वो करने, तो उसके रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, एज ए प्लेंटिफ, जैसे क्रॉस सूट करने में, जैसे मैंने किसी की एफआईआर करी, उसने मेरे पर एफआईआर कर दी, उस तरह से। अ डिफेंडेंट जो काउंटर क्लेम होते हैं, सच काउंटर क्लेम कैन बी फॉर राइट ऑफ क्लेम रिस्पेक्ट टू कॉज ऑफ एक्शन एक्रूइंग द डिफेंडेंट। तो अप्लीकेंट के अगेंस्ट में उसे जो कॉज ऑफ एक्शन से उसको नुकसान हो गया उसकी क्लेम करने के लिए राइट देता है। और काउंटर क्लेम फाइल द सेम इफेक्ट एज द कंप्लेंट क्रॉस, ये बार बार हम ये बात क्यों कर रहे हैं, काउंटर क्लेम में कई बार हमने किसी के अगेंस्ट केस किया और उसने हमारे पर आरोप लगाया कि भाई इसने तो मेरे इतने लाख रुपए देने हैं इसलिए मैं इनके पैसे नहीं दे रहा, ये सब उसकी बात हो रही है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए, इफ एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड बाय द अफिडेविट अदरवाइज दैट द डिफेंडेंट with the intent to obstruct or delay the frustrate the execution of any order for recovery of debt they may pass। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बैंक होते हुए केस लगाया, उसने क्या किया, फिर चिट्ठी भेज दी कि साहब इसने मेरे 5 लाख रुपए देने, इसने मेरी बिल्डिंग का किराया नहीं दिया। तो ऐसे करते करते अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कभी
कि ये बंदा सिर्फ बैंक के केस को डिले कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, वो उसकी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट या पूरा डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ठीक है, और ऑर्डर पास कर सकता है, और कुछ रिमूव कर सकता है या कुछ प्रॉपर्टी को फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, कि भैया ये प्रॉपर्टी या ये कुछ हमारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, is likely to cause any damage, mischief of the property, affect the value by misuse of the creating third party interest। कई बार क्या होता है कि उसके मिसयूज करने से प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, तो वो भी उसको देखना होता है, ठीक है। और अगर कभी उसको कन्वीनियंट लगता है तो उस प्रॉपर्टी का एक रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पोजीशन, जिसके कस्टडी में तो उसे हटा सकता है, किसी और को पोजीशन दे सकता है वो। कन्फर पावर टू रिसीवर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी गिवन द पोजीशन इन ब्रिंगिंग द सूट डिफेंडेड। ये कोई इंपॉर्टेंट, हाँ एक चीज और आ गई, देखो ये इसके जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एक नॉर्मल काइंड ऑफ ऑर्डर है, जो एक कोर्ट को पावर होती है नोटिस देना, एंट्री ऑर्डर पार करना, कुछ अमाउंट को जमा कराना, ये नॉर्मल इसकी पावर्स हैं। एक पॉइंट एंड जज में एक केस में डिसाइड हुआ है क्या, कैन ऑर्डर दैट एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। एफिडेविट से प्रूव करने वाला, जब भी आप कुछ कहते हैं तो उसके साथ एक एफिडेविट लगाना होता है, उसे बोलते हैं प्रूव्ड बाय एफिडेविट। एंड वंस एफिडेविट सबमिटेड, ट्रिब्यूनल विल अलाउ क्रॉस एग्जाम टू विटनेस। तो जो आपने एफिडेविट दिया उसको सामने वाला क्रॉस एग्जामिन कर सकता है कि नहीं ये जो ये बात बोल रहे हैं सही है, गलत है, ये इन्होंने ऐसा कहा वैसा। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन परमिशन दे सकता है। इन द इवेंट ऑफ विटनेस नॉट अपियरिंग देन एफिडेविट शैल नॉट बी टेकन एविडेंस। अगर कोई विटनेस एफिडेविट पर कोई भी बात नहीं कह रहा है, प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो वो एविडेंस नहीं माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट आ गया कि कितने दिनों में आप, हमने पहले भी बताया था 45 डेज में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और अपील करने के लिए भी 45 डेज मिलते हैं, ये हमने पिछले लेसन में बता दिया था, पिछले लेक्चर में, ठीक है। देयर इज नो प्रोविजन इन एक्ट फॉर फर्दर अपील, अपील नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके बावजूद भी हाई कोर्ट में स्पेशल एसएलपी बोलते हैं ना, स्पेशल लीव पिटीशन, वो डाल सकते हैं कि आपका कानूनी अधिकार है, आप चाहें तो कोर्ट में जा सकते हैं। और कोई भी जब भी आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो 50% आपको देना पड़ता है। ही इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 50% ऑफ द अमाउंट डिटरमाइंड बाय ट्रिब्यूनल। प्रोसीजर एंड पावर, देखो जब भी प्रोसीजर और पावर आती तो एक लाइन आती है कि प्रोसीजर जो भी सिविल प्रोसीजर कोर्ट, एक सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जितनी पावर डीआरएटी और सर जो 15% देना पड़ता है, ये डीआरटी डीआरएटी सब जगह अलग अलग देना पड़ेगा क्या? जैसे एक जगह संतोष नहीं और दूसरी जगह भी अपील किया तो फिर पूरा पड़ जाएगा उसका। तो मैं बता सही होता, ऐसा है डीआरटी ने कोई डिसीजन दिया कि भैया इसको जो है कब्जा दो, अब आप भाग के डीआरएटी जाएंगे तो 50% अगर आपने पहले से दे रखा है तो वही है, अगर नहीं दिया है किसी केसेस में, कई बार क्या होता है ना, जो केस होते हैं उसमें 50% वाला जो क्लॉज है किसी और कारण से भी अपील होती है, उस कंडीशन में मतलब 50% ओवरऑल देना है। आप एक बार दे चुके हैं तो वो डीआरटी और डीआरएटी एक ही बात है, समझ लो इस मामले में।
लिमिटेशन के लिए पहले ही बात हुई थी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई लोन देता है तो उसे 3 साल के अंदर, कॉज ऑफ एक्शन के 3 साल के अंदर अपने आप को आगे अपना केस को ले आना होता है। इसे लिमिटेशन एक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए, जो इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट है, ये रिकवरी सर्टिफिकेट को इश्यू करना, उसको कैसे मैनेज करते हैं, रिकवरी ऑफिसर कैसे काम करता है, यहाँ देखिए। तो इसमें क्या है, रिकवरी ऑफ डेट डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल। तो जो ट्रिब्यूनल कह देगा भाई अब इससे इतनी रिकवरी करनी, तो कैसे रिकवरी करते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। क्या चीज़ है देखते हैं, वो कैसे रिकवरी कर। तो पहली बात तो वो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करेगा अंडर सेक्शन इतना इतना, और रिकवरी ऑफिसर उसको सबको रिकवर करने के लिए काम करेगा। वो अटैचमेंट कर सकता है, सेल कर सकता है, चाहे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अरेस्ट कर सकता है डिफेंडेंट को, ठीक है, और उसको हवालात में बंद कर सकता है, या कोई रिसीवर अपॉइंट कर सकता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल, और मतलब उससे वो संभल नहीं रही है प्रॉपर्टी, तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट करे, भैया ये प्रॉपर्टी को आप बेचो, इसका पैसा इकट्ठा करो, इसका हिसाब रखो, ठीक है। In the case, court has observed that putting a person in prison for his poverty and constitutional inability to pay the contextual liability too much violate the article। मतलब कहने का मतलब अगर भाई वो उसके पास है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता है, तो उसे जेल में जो है नहीं वो करो, और अगर पैसा है, सब कुछ है और नहीं दे रहा तो जेल में जरूर करो। रिकवरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, ठीक है। तो रिकवरी सर्टिफिकेट में क्या होता है, एक तो उसकी वैलिडिटी है और एक अमेंडमेंट है। तो कुछ अमाउंट है, जैसे रिकवरी ऑफिसर कहेगा कि भैया 5 लाख रुपए रिकवर कर लो, तो रिकवरी ऑफिसर आल्सो कैन नॉट इंटरटेन एनी ऑब्जेक्शन रेज बाय द डिफेंडेंट और एनी अदर ग्राउंड फॉर सर्टिफिकेट। तो उसमें क्या होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, जिसने आरसी इशू करी है वही उसको विड्रॉ कर सकता है, करेक्ट कर सकता है, कोई मिस्टेक अगर है, कहीं कहते हैं ना ब्याज गलत लग गया है ऐसे। वन ऑफ द रूल व्हेन द पार्टी वांट टू हैव अ रिव्यू ऑफ द ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सर्टिफिकेट इशू द ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड दैट एरर इज अपरेंट, मतलब बिल्कुल दिख रहा है कि 5 लाख का 5 करोड़ हो गया, दिख रहा है गलती हो गई, ही कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू 60 डेज ऑफ पासिंग। उस ऑर्डर के 60 डे तक उसने वो एप्लीकेशन पास वो करनी, सच एप्लीकेशन नीड टू बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट, और उसने अपनी वेरिफिकेशन के लिए एफिडेविट देना है उसको। स्टे एंड अमेंडमेंट हो, भाई कई बार होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दे दिया, तो उसमें क्या है, उसको स्टे करना या उसको रिकवरी प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट को स्टे करना। तो उसमें बोलता है इफ सच टाइम ग्रांटेड द रिकवरी ऑफिसर हैज टू स्टे द प्रोसीडिंग अंटिल एक्सपायरी ऑफ द टाइम। तो कुछ समय जो दिया है तो उतने तक वो रिकवरी ऑफिसर वेट कर लेगा। After recovery certificate issued, any payment made a defendant or any time granted payment, presiding officer has to keep the recovery officer informed। तो जो भी वो रिकवरी ऑफिसर को काम दिया हुआ है, अगर वो कोई अपडेट पेमेंट करते जा रहा है तो रिकवरी ऑफिसर को प्रिजाइडिंग को बताता रहेगा इसका इतना पैसा आ चुका है। इफ द ऑर्डर इज पास बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ट्रिब्यूनल इज मॉडिफाइड अपील बाय अपीलेट। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑर्डर वगैरह को भी चेंज कर सकती है। रिकवरी कैसे होगी, रिकवरी में उसको कुछ पावर दी है, दीज पावर आर सिमिलर टू द पावर ऑफ इनकम टैक्स रिकवरी एक्ट की है। दीज पावर्स आर आल्सो सिमिलर टू पासिंग ऑफ गार्निशी, जैसे गार्निशी ऑर्डर में, इनकम टैक्स ऑर्डर में जो पावर होती हैं उतनी पावर रिकवरी ऑफिसर को होती है, ठीक है। रिकवरी ऑफिसर में आस्क सच पर्सन बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग नॉट टू द डिफेंड, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन प्रेजेंट पर्सन टू पे द अमाउंट ऑफ, उसे ऑब्लिगेटरी वो पेमेंट देनी पड़ती है, अगर वो नहीं देता है तो वो अटैचमेंट करेगा सेक्शन 60 की तरह, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 60 में अटैचमेंट होता है उस तरह से। व्हेन सच नोटिस इज इश्यूड, it shall not be necessary to produce any passbook, deposit receipt or purpose of the liability before making payment, even if there is any practice rule requirement that before payment
एनी ऑफ द सेट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। वो ये कह रहा है कि जब भी कोई ऐसा नोटिस इशू किया जाता है, सच नोटिस इशू टू ए बैंक, किसी को भी, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस एनी पासबुक डिपॉजिट, उसको पासबुक डिपॉजिट वगैरह कोई रसीद वगैरह इंडोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है पेमेंट देने से पहले। अगर जॉइंट होल्डिंग है किसी चीज में, किसी प्रॉपर्टी में, तो उसमें क्या है, इक्वल शेयर के हिसाब से वो किया जाता है, रिकवरी करी जाती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसमें रोक रहा हूँ। कॉमन बातें हैं, रिकवरी ऑफिसर को बहुत सारी पावर होती है, सब कुछ ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन इन इनकम टैक्स एक्ट, रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट में अपील करना, तो अपील करने के लिए क्या है, Therefore, Section 30 provide any person agree with the order of recovery may appeal within 30 days of the ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, कई बार क्या होता है, कुछ जो केसेस होते हैं उनको डीआरटी में के एक्ट में ऑल द सूट्स प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट के जितने हैं तो वो ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर किया, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। ट्रिब्यूनल को पावर है आरसी इशू करने की, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी, इन केस ऑफ डिक्री। तो कई बार जो डिक्री होती हैं, ऑर्डर होती हैं, उनके एग्जीक्यूशन के लिए भी लोग ट्रिब्यूनल जाते हैं। और ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। जो भी एक्शन लिया जाएगा वो गुड फेथ में लिया जाएगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, अब देखो ओवरराइडिंग की बात फिर आ गई। ये जो प्रोविजन है ओवरराइडिंग इफेक्ट है जो पहले के लॉ हैं उन पर, यानी ये भी पावरफुल है, लेकिन जब से सरफेसी आया वो इन सब के ऊपर आ गया। देखो कंपनी एक्ट को भी ओवरराइड कर रहा है। ये है क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन है आपके लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लिखा हुआ आएगा उस दिन पेपर में, और डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बहुत सिंपल। आपके पास दो पेन है, आपको फ्रीडम है, आप किसी भी पेन से लिख लें। आपके पास सिविल कोर्ट, डीआरटी या सरफेसी है, तीन ऑप्शन है रिकवरी के लिए, आप इसमें चाहे ना चाहे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यही यहाँ पे कहता है। क्या कहता है देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में विद द परमिशन ऑफ डीआरटी on a application made by it withdraw the application whether made before or after the enforcement of this act for the purpose of taking action under surface। यानी जब ये डीआरटी में कोई केस डाला था उसके बाद सरफेसी आ गया, तो वो चाहे तो भैया डीआरटी में नहीं आ रहा, मैं सरफेसी लगा देता हूँ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, आपके पास जो भी ऑप्शन है उनमें से चुनना आपका अधिकार है। यानी इसका मतलब डीआरटी के केस को विड्रॉ करके आप सरफेसी लगा सकते हैं, या डीआरटी के केस को विड्रॉ करके आप सिविल सूट में जा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर ले। और ये जो है बाय ऑपरेशन ऑफ कॉमन लॉ प्रिंसिपल बाय है, ये कॉमन लॉ है। ठीक है, ये है withdrawal of original application before the DRT under is not precondition for taking recourse। यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आप सरफेसी में जा रहे हैं तो सरफेसी में जाने के लिए आपको डीआरटी से विड्रॉ करना ये जरूरी भी नहीं है। यानी तीनों ऑप्शन आपके पास क्या आ गए, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में आ गए। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है
आपके पास रेमेडी के लिए जो भी ऑप्शन है उसमें जो चाहें जिसको आप चूज करें, और सरफेसी लगाने के लिए सिविल सूट या डीआरटी में कोई भी केस चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन फिर भी आप सरफेसी का चूज कर सकते हैं। तो दैट्स, ये कंप्लीट हुआ हमारा कौन सा, डीआरटी का कंप्लीट हुआ है, हमने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे आपको। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खूब पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोग आए। हाँ, ये जो आंसर आ रहा है 10 और 4 ईयर 65 ईयर, 4 ईयर हो गई है 63, 4 ईयर 65 ईयर हो गई है सरफेसी डीआरटी। और चेयरपर्सन की एज, दोनों की एज तो ठीक है 65 है, लेकिन ये 4 ईयर बोल रहे हैं आप लोग, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, बिल्कुल। अगर कोई क्रॉस पॉइंट है तो हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको क्रॉस चेक कर लें एक बार। हाँ बिल्कुल ठीक, 4 ईयर है, सही कह रहे हैं, इसको करेक्शन कर लिए। जो लोग क्लास छोड़ के चले गए हैं शायद उनके साथ नुकसान हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ टर्म्स ऑफ 4 ईयर और टिल, ठीक है, 70 ईयर तक रहेगा, 4 ईयर तक है ना। और ये चीज जब हम उसमें बात कर रहे थे सिंपल, ठीक है, 4 ईयर आप लोग करेक्शन कर लेना। अच्छा, आपको स्टेयरिंग नहीं होती शायद ना screen? ये देखिए, ये है 4 ईयर टिल 70 ईयर, ये है चेयरपर्सन की, हाँ, चेयरपर्सन की है। और इसी के साथ हम लोग देख रहे थे इसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। इसको कोर्ट में थोड़ा चैलेंज किया गया ये दिखा रहा है, लेकिन वो ठीक है, 65 ईयर ही है। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास कल शाम को होगी। आप लोग दोनों चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन पर देने पर ही आएगा। ठीक है, थैंक यू। कितना मेहनत आप लोग करते हैं, इतना तो आईएएस बनने के लिए भी शायद लोग नहीं करते। कल फिर मिलते हैं, ठीक है।